एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी बाइनरी सॉल्यूशन की और वहाँ हमने देखा था कि टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं और इन सभी 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस को हम कैटेगराइज कर देते हैं 3 कैटेगरीज में, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के एक और क्लासिफिकेशन की। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बाइनरी सोल्यूशन के सेशन में बताया था कि सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है सॉल्यूट तो दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का जो कि सोल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे सोल्यूशन का जो कि सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एट द सेम टाइम सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि दूसरे कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसमें कि दूसरा कंपोनेंट आकर के यानी कि सॉल्यूट आकर के उसमें डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि सॉल्यूट जाकर के डिसॉल्व होगा कहाँ, सॉल्वेंट में। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी भी फिजिकल फेज में हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं और वो कोई गैसियस फेज में भी हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका जो सॉल्यूट है वो अगर अपने अभी सॉलिड फेज में है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड फेज में ही हो, वो सॉलिड फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है और गैसियस फेज में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कि सॉल्यूट अपने कौन से फिजिकल फेज में है, सॉल्वेंट अपने कौन से फिजिकल फेज में है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद हमको टोटल 9 टाइप के कॉम्बिनेशंस दिखे थे कि जहाँ कभी हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो रहा था और जो सॉल्यूट है वो कभी लिक्विड हो रहा था, या कभी गैसियस फेज में जा रहा था, या कभी लिक्विड फेज में सॉलिड फेज में जा रहा था। तो वहाँ हमने सीखा कि टोटल भाई 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब एक और क्लासिफिकेशन की अब हम बात करते हैं। ये क्लासिफिकेशन में हम बोलते हैं कि सॉल्यूशंस को फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो कैटेगरीज? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? भाई जो इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें तो हमें ये समझ में आ रहा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने किस फिजिकल फेज में है, उसके बेसिस में हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस आए थे और हमको 3 कैटेगरीज मिली थी। एक था सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होता था और बाकी जो सॉल्यूट है वो कभी लिक्विड, कभी गैस या कभी सॉलिड हो रहा था। एक था हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें कि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होता था और सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज में होता था। एक था हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन जिसमें कि सॉलिड अपने गैसियस फेज, सॉल्वेंट अपने गैसियस फेज में होता था और सॉल्यूट कभी सॉलिड, कभी लिक्विड, कभी गैसियस फेज में हो रहा था। तो वहाँ पे तो हमने उस क्लासिफिकेशन में सीखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने किस फिजिकल फेज में है, उसके बेसिस पे 9 टाइप के सॉल्यूशंस आ गए। लेकिन अभी इस सेशन में जिस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है कि हमने कैसे सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया। तो भाई बेसिस ये है कि आपने अपने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है। आई रिपीट, ध्यान से समझिएगा कि मैंने अपने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन होता है फर्दर 3 टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। कैसे? तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके साथ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ, और इसको हम बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में रखी हुई है 30 बेंचेस और हर एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठ सकता है।
तो एक क्लासरूम है जिसके अंदर 30 बेंचेस हैं और उन हर एक बेंच पे आप बोल सकते हो कि केवल एक ही बच्चा बैठेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़रा मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि उस क्लासरूम में कितने बच्चे आ सकते हैं, तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपने क्लियरली बता दिया है कि उसमें 30 बेंचेस हैं क्लासरूम में और हर एक बेंच में केवल एक ही बच्चा आ सकता है, यानी कि आपके क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी है, 30 स्टूडेंट्स को बिठाने की है। बिल्कुल सही बात है कि मेरे पास जो क्लासरूम है उसमें केवल 30 स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। कैपेसिटी कितनी है, 30 स्टूडेंट्स की है मेरे क्लासरूम की। अब क्या हुआ, एडमिशन्स चल रहे थे जिसके कारण 10 बच्चों का एडमिशन हो गया और वो 10 बच्चे भी सेम क्लासरूम में आ गए। अब होगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ बेंचेस तो मेरी क्लासरूम में 30 ही थी और उसमें 30 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते थे, लेकिन 10 और आ गए। तो वो 10 बच्चे कहाँ जाएंगे? उन 10 बच्चों को क्लासरूम में बिठाना मेरी क्लासरूम की कैपेसिटी या क्षमता से बाहर होगा, क्योंकि मेरी क्लासरूम की कैपेसिटी केवल 30 स्टूडेंट्स को बिठाने की थी, लेकिन आ गए कितने, 40, यानी कि 10 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए जिनको कि क्लासरूम अपने अंदर नहीं बिठा पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ बेंचेस ही नहीं है ना, और इतनी जगह भी नहीं है कि बेंचेस का नंबर जो है ना हमने बढ़ा दिया कि 30 स्टूडेंट्स थे पहले तो 30 बेंचेस लगा दी, 10 बच्चे और आ गए तो 10 बेंचेस और लगा दी। ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लासरूम छोटी सी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 बेंचेस ही आ सकती हैं जिसके ऊपर 30 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं। 10 एक्स्ट्रा बच्चों को और 10 बच्चों को बिठाने की कैपेसिटी नहीं है मेरे क्लासरूम की, नहीं बिठा सकती मेरी क्लासरूम। तो मैं क्या बोल सकती हूँ इस स्टेज पे कि मेरी क्लासरूम कैसी है, एक सैचुरेटेड क्लासरूम है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो। ऑनलाइन क्लासेस चलती है आप लोगों की, तो सपोज किसी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास जो है 2 घंटे की है, 2 आवर्स की है। अब टीचर ने क्या किया कि 5 मिनट और करते करते 2.5 घंटा खींच ली क्लास। तो 2 घंटे 10 मिनट पे आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। आप बोलोगे कि मैम या सर जो भी हो बस कर दो, अब और नहीं हम पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग की कैपेसिटी थी कि आप अपने दिमाग के अंदर केवल 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल सकते हो, लेकिन आपके टीचर ने 2.5 घंटा क्लास खींच दी, तो वो जो आधा घंटे की जो इंफॉर्मेशन थी ना वो आपके दिमाग में नहीं जा पा रही है। इसका मतलब क्या कि आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। जैसे कि आपकी क्लासरूम का आ गया था कि क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे और आ गए, तो आपकी क्लास ने बोल दिया कि भाई हम तो क्या है, सैचुरेटेड हो गए हैं, हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, हम अपनी क्षमता के बाहर 10 बच्चों को और नहीं बिठा सकते हैं। तो अगर आपको ये ऑनलाइन क्लास वाला एग्जाम्पल समझ में आया हो, क्लासरूम वाला एग्जाम्पल समझ में आया हो, तो अब आपके लिए ये सैचुरेटेड सोल्यूशन के कंसेप्ट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जो कि फर्दर अपनी कैपेसिटी के बाहर कुछ थोड़ा भी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। आई रिपीट, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपने अंदर अपनी क्षमता के बाहर या अपनी कैपेसिटी के बाहर और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं क्या? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूं, सपोज 100 ग्राम पानी है मेरे पास, इस 100 ग्राम ऑफ वाटर में मैंने क्या किया है? सॉल्ट ऐड करना शुरू किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 1 ग्राम नमक डाला, तो 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक आसानी से डिसॉल्व हो गया। और ये पूरा कहाँ काम हो रहा है? ये हो रहा है रूम टेम्परेचर पे काम, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम हो रहा है। किसी तरह की कोई हीटिंग, कोई कूलिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है, रूम टेम्परेचर पे ये पूरी चीज़ें चल रही हैं। तो 100 ग्राम पानी में आपने 1 ग्राम नमक आपने ऐड कर दिया, अच्छे से उसको चलाया, स्टर किया, तो हमने देखा कि सॉल्ट जा करके डिसॉल्व हो गया है। हम सबको पता है कि शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, ये सब चीज़ें जो है पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा पानी क्या है? एक सॉल्वेंट है, और नमक जो है हम ऐड करते जा रहे हैं या जो आगे करेंगे वो क्या होगा? एक सॉल्यूट होगा। इसके बाद में हमने 2 ग्राम नमक और ऐड कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया। ऐसे हम करते गए, नमक को ऐड करते गए और हमारा ये जो पानी है 100 ग्राम पानी, ये अपने अंदर नमक को डिसॉल्व करता गया। लेकिन डिसॉल्व करने की भी क्या होगी? एक लिमिट होगी।
क्या लिमिट होगी वो? 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। 100 ग्राम पानी अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को ही डिसॉल्व कर सकता है। जब आप अपने पानी में 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डालोगे, तब तक क्या करेगा, ये 100 ग्राम पानी इस 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को भी क्या कर लेगा, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया है, मस्ती में 1 ग्राम नमक अगर आपने और डाल दिया है अपने इस 100 ग्राम पानी में, तो ये पानी फर्दर इस 1 ग्राम को भी डिसॉल्व नहीं करने वाला। हम सबको पता है कि शक्कर और नमक पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इतने अच्छी तरीके से घुलते हैं कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि नमक कहाँ गया और शक्कर कहाँ गई। तो ये कहानी चल रही थी कब तक? 36 ग्राम्स तक। लेकिन क्या करा हमने, 1 ग्राम नमक और डाल दिया। इस 1 ग्राम नमक को भी फर्दर जो है 100 ग्राम पानी डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो सॉल्यूशन बना है ना, वो क्या हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि अपनी क्षमता से बाहर या अपनी कैपेसिटी से बाहर कुछ और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व करा जा सकता है, उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब आपने अपने 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, तो इतने अमाउंट ऑफ सॉल्ट तक, इतने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तक आपका पानी क्या बन गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। कि अब अगर आपने इसमें 1 ग्राम क्या, आपने इसमें 0.2 ग्राम भी अगर आपने सॉल्ट डाल दिया, तो भी हमारा जो सॉल्वेंट है, जो हमारा पानी है, वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब ये बन गया है क्या, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, होगा क्या कि जैसे मैंने आपको बोला कि 36 ग्राम्स के बाद और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, तो जो आपने 1 ग्राम सॉल्ट डाला है, क्या वो उचक के बाहर आ जाएगा? कि वो बोलेगा कि भाई सॉल्वेंट तो हमको, पानी तो हमको डिसॉल्व करने का अलाउ ही नहीं कर रहा है, परमिशन ही नहीं दे रहा है, तो हम सोल्यूशन में जाके क्या करेंगे, हम आ जाते हैं वापस डब्बे में। ऐसा नहीं होगा। जो आपने सॉल्ट डाला है ना, वो कहाँ आ जाएगा, जो भी आपने कंटेनर लिया है उसके बॉटम में आकर के सेटल हो जाएगा। जनरली हमें ये नज़ारा, ये सीन हमें देखने को कभी नहीं मिलता है कि पानी में हमने शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया और नमक और शक्कर नीचे जाकर के बैठ गया। नमक तो बिल्कुल भी नीचे जाके नहीं बैठता है, वो अच्छी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। शक्कर को हम धीरे धीरे स्टर करते जाते हैं तो ग्रेजुअली शुगर भी डिसॉल्व होती जाती है। लेकिन इस तरीके का सीन तो हम कभी नहीं देखते हैं कि नमक और शक्कर पानी के नीचे बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, कब? जब पानी की क्षमता के बाहर आप क्या डाल दोगे, नमक डाल दोगे या शक्कर डाल दोगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लासरूम की क्षमता नहीं थी, उसकी कैपेसिटी नहीं थी 40 बच्चों को बिठाने की, उसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को बिठाने की। तो जैसे ही 30 स्टूडेंट्स आए क्लासरूम में, क्लासरूम की कैपेसिटी फुल हो गई, क्लासरूम भर गई बच्चों से। अब और 10 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासरूम नहीं ले सकती, तो उस लेवल पे हम कहते हैं कि हमारी क्लास क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई, हमारा क्लासरूम सैचुरेटेड क्लासरूम बन गया। यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि पानी की कैपेसिटी केवल 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को ही डिसॉल्व करने की थी। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा पानी है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो भर चुका है सॉल्ट से, अब और उसमें जगह बाकी ही नहीं है कि सॉल्ट फर्दर आकर के उसमें बैठे या डिसॉल्व हो। इसीलिए हम बोलते हैं उसे क्या, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, पानी हमारा भर गया है नमक से। और अच्छी डेफिनेशन देख लेते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड which cannot dissolve any more solute at that temperature is called a saturated solution। यानी कि एक ऐसा solution जिसमें कि maximum amount of solute already dissolved है in a given amount of solvent में। जैसे कि हमने देखा कि 100 grams of water में 36 grams of salt dissolve था। तो पानी क्या है, solvent है, salt क्या है, एक solute है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है एट अ गिवन टेम्परेचर, और इस सॉल्यूशन में फर्दर हम सॉल्यूट ऐड नहीं करवा सकते, डिसॉल्व नहीं कर पा सकते एट दैट टेम्परेचर, उसी फिक्स टेम्परेचर पे
ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है? फिर इसके बाद में एक और चीज है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है शुगर का। अभी हम नमक का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं शुगर का एग्जाम्पल। व्हेन वी डिसॉल्व अ सॉल्यूट दैट इज शुगर इन अ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, विद स्टरिंग इनिशियली शुगर क्या हो जाएगी? रेडिली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा? डिसोल्यूशन की प्रोसेस स्लो होती जाएगी, धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। इफ हाउएवर वी कीप ऑन एडिंग शुगर टू द सॉल्यूशन फॉर्म्ड with stirring, ultimately a stage will be reached when no more sugar will dissolve. Instead, it will start settling at the bottom of the beaker. Such a solution is called saturated solution. क्या आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? कि एक ऐसा सोल्यूशन जो कि अपनी कैपेसिटी के बाहर एट अ गिवन टेम्परेचर और फर्दर सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा एट अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। इफ टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन मोर सॉल्यूट इज एडेड, इट विल रिमेन अनडिसॉल्व। सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप और कितना भी नमक, कितनी भी शक्कर क्यों ना डाल दो, जो सॉल्यूट है आपका वो अनडिसॉल्व्ड ही रहेगा, बॉटम में जाकर के कंटेनर या बीकर के बॉटम में जाकर के सेटल होता जाएगा। Thus, in a saturated solution, there is always an equilibrium between the dissolved and the undissolved solute. इसका क्या मतलब है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमेशा एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा आपको अनडिसॉल्व्ड या डिसॉल्व्ड सॉल्यूट के बीच में। तो इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताती हूँ। सपोज होता क्या है, ये आपका क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने क्या भरा हुआ है? पूरे में पानी भरा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करा है? थोड़ा सा और नमक डाल दिया है, जिसके कारण, यानी कि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जहाँ पे आप सिंपल, वही हम नमक और पानी वाला एग्जांपल ले रहे थे कि आपने पानी में जो है नमक घोल के रखा हुआ है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने के बावजूद आपने नमक और ऐड कर दिया इस कंटेनर में, इस सॉल्यूशन में, तो ये नमक क्या होगा? नमक हम बोलते हैं कि नीचे जा करके बैठ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? नीचे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? इनको हम बोल देते हैं अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स। ठीक है। ये जो नीचे बैठे हुए हैं कंटेनर के बॉटम में, ये कौन है भाई? ये अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। अब इसी तरीके से मैं क्या कर रही हूं? ऊपर भी कुछ पार्टिकल्स बना रही हूं। ये ऊपर कौन से पार्टिकल्स हैं भाई? ऊपर हम बोल रहे हैं कि ये डिसॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये वो वाले सॉल्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे सॉल्वेंट में यानी कि पानी में घुल चुके हैं। ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जो कि घुले नहीं हैं, बस कंटेनर के नीचे जाकर के सेटल हो गए हैं। और ये वाले कौन से पार्टिकल्स हैं? नमक के, जो कि पानी में डिसॉल्व हो चुके हैं। अब दिखने में तो क्या लगेगा कि एक बहुत ही स्टेबल कंडीशन दिखेगी। हमें दिख रहा है कि जो पानी में पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए हैं सॉल्ट के, वो ऊपर हैं, और जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाए हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स, वो नीचे आकर के बैठ गए हैं। तो हमें देखने में क्या लगेगा कि इन दोनों के ही बीच में जो है ना, एक कांस्टेंट सिचुएशन बनी हुई है कि डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स सॉल्वेंट में और जो अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, जो डिसॉल्व नहीं हो पाए हैं, वो कंटेनर के नीचे आकर के बैठ जाएंगे। लेकिन इतना कांस्टेंट होता नहीं जितना कि हमें दिखता है। जैसे कि क्लासरूम में हमें दिखाई दे रहा था कि 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी, तो 30 स्टूडेंट्स उसमें बैठे हुए थे। जो एक्स्ट्रा 10 बच्चे आए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासरूम ने नहीं ली। वो कहाँ जाएंगे? पढ़ना तो उनको भी है। तो हो सकता है कि वो बेचारे फ्लोर पे ही जाकर के बैठ गए, क्योंकि जगह नहीं थी, बेंचेस खाली नहीं थी। तो क्या किया उन स्टूडेंट्स ने? वो फ्लोर पर ही जाकर के नीचे बैठ गए। अब दिखने में तो क्या लग रहा है कि 30 स्टूडेंट्स ऊपर बैठे हुए हैं और 10 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? उन्होंने फ्लोर पे बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। तो दूर से दिखने पे हमको दिखाई दे रहा है कि फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड स्टूडेंट्स बेंचेस पे बैठे हैं और फिक्स्ड स्टूडेंट्स नीचे बैठे हैं। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। क्या होगा कि अगर एक बच्चा बेंच पे बैठना चाहेगा तो बेंच पे बैठे हुए उस बच्चे को नीचे आना पड़ेगा, तभी वो बच्चा उस बेंच पे जाकर के बैठ पाएगा। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो
कि अगर नीचे बैठे 10 बच्चे में से कोई एक बच्चा बेंच पे बैठना चाहेगा तो बेंच पे बैठे हुए बच्चे को नीचे आना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही होता रहता है कि एक बच्चा गया बेंच पे, बेंच से दूसरा बच्चा आया कहाँ, नीचे। एक बच्चा गया बेंच के ऊपर बेंच पे बैठने के लिए, तो वहां से जो बेंच पे ऑलरेडी बैठा हुआ बच्चा था वो आ गया कहाँ, नीचे, फ्लोर पे। तो दिखने में तो क्या लग रहा था कि 30 स्टूडेंट्स बेंच पे बैठे हैं और 10 स्टूडेंट्स फ्लोर पे बैठे हैं, लेकिन जरा आप ये देखो कि हो क्या रहा है उन बच्चों के बीच में। क्लासरूम के अंदर जाकर के देखो कि शिफ्टिंग होती जा रही है, एक दूसरे की जगह ये लेते जा रहे हैं, कभी कोई नीचे तो कभी कोई ऊपर। सिमिलरली ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, अगर ये पानी में डिजॉल्व होना चाहेंगे तो क्या होगा, ये जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स है ना सॉल्ट के, ये पहले क्या होंगे, एक पार्टिकल नीचे आएगा, अनडिजॉल्व होगा, इसके बाद में एक अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और वो सॉल्वेंट में जाकर के डिजॉल्व होगा। फिर इसके बाद में अगर एक और अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल को पानी में डिजॉल्व होना है, ऊपर आना है, तो उसके लिए जो एक डिजॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल होगा उसको अनडिजॉल्व होकर के नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर के ऊपर वाला नीचे जा पाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी कि डिजॉल्व्ड पार्टिकल बन रहा है अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल और एक अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल जाकर के पानी में डिजॉल्व हो जा रहा है। एक एक करके आगे पीछे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की प्रोसेस चलती जा रही है, ये हमें देखने पे नहीं मिलेगी। हमें क्या दिखाई देगा कि भाई जितना पानी में नमक डिजॉल्व हो सकता था उतना हो गया और जो एक्स्ट्रा नमक था वो कंटेनर या बीकर में जाकर के सेटल हो गया। ये इस तरह की प्रोसेस हमें चलती हुई दिखाई नहीं देगी। इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं मैम? इक्विलिब्रियम का तो मतलब होता है कि एक कांस्टेंट सिचुएशन होना। तो यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऊपर नीचे की प्रोसेस चलती जा रही है। तो ये इक्विलिब्रियम कैसे हुई? इक्विलिब्रियम ऐसे हुई कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे कि क्लासरूम का जो हमने एग्जांपल लिया कि एक बच्चा ऊपर गया तो दूसरा बच्चा नीचे आया। तो अगर एक बच्चा ऊपर गया है तो ऐसा नहीं है कि इनिशियली 30 स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए थे, बेंचेस पे बैठे हुए थे, एक अगर चला गया तो 31 स्टूडेंट्स अब बेंच पे बैठे हैं और 9 स्टूडेंट्स फ्लोर पे बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक गया है बच्चा बेंच के ऊपर बैठने के लिए तो उस बच्चे को बेंच को खाली करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्लोर पे बैठे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बेंचेस पे बैठे हैं वो सेम है। बेंचेस पे जो बैठे हैं वो 30 हैं और फ्लोर पे जो बैठे हैं वो 10 हैं। भले ही उनके बीच में जो है ना शिफ्टिंग की प्रोसेस चल रही हो, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द बेंचेस रिमेन्स द सेम। इसीलिए वहां पे एक इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि सपोज आपने बोला कि जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो कितने थे, 50 थे, और जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो कितने थे, 10 थे। तो अगर एक अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा तो एक डिसॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल को नीचे आना पड़ेगा अनडिसॉल्व होकर के। तो लेकिन नंबर जो है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशंस इंटरचेंज कर रहे हैं। हम इसकी जगह आए तो वो हमारी जगह आ गया, इसीलिए इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो इस सेंटेंस का मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम बोलते हैं कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलता रहता है डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई? अगर हमारी क्लास में, हमारी जो क्लासरूम है, कोई एडमिशन्स नहीं हुए, वो 10 बच्चे एक्स्ट्रा नहीं आए हैं, ठीक है, कितने बच्चे हमारी क्लासरूम में, 30 हैं, उन 30 में से भी हम बोलते हैं कि किसी एक दिन जो है केवल 20 बच्चे आए हैं, तो हमारे क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी थी, 30 स्टूडेंट्स को बिठाने की थी, लेकिन आए कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, यानी कि 10 बच्चे और उसमें आ सकते हैं। तो ऐसी क्लासरूम को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे, यानी कि अभी क्लासरूम की क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चे नहीं आए हैं, क्लासरूम अपने अंदर और बच्चों को बिठा सकती है।
अभी क्लासरूम हमारे बच्चों से कंप्लीटली भरी हुई नहीं है, तो ऐसी क्लासरूम को हम अनसैचुरेटेड क्लासरूम कहेंगे। सिमिलरली एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि फर्दर अपने अंदर जो है और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि अभी आप बोल सकते हो कि लिमिट नहीं आई है या वो मैक्सिमम लिमिट नहीं आई है कि फर्दर और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। डेफिनेशन क्या है? If a solution contains solute less than the maximum that it can dissolve at the given temperature, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास अभी सॉल्यूट है लेकिन कैसा है? कम है, less than the maximum that it can dissolve in it at the given temperature, कि एक गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूशन जो है ना जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है उससे कम अभी उसके पास सोल्यूट है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। In other words, a saturated solution may be defined as a solution that can dissolve more solute in it at the given temperature is called an unsaturated solution। कि ऐसा solution जो कि एक given temperature पे, रूम टेम्परेचर पे फर्दर और अपने अंदर सॉल्यूट ऐड करता जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम पानी की कैपेसिटी कितनी है? 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व करने की। अब अगर आपने क्या किया है, इस 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम नमक डाला है तो ये पानी क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। अगर मैंने इसमें 10 ग्राम नमक डाला है तो भी मेरा सोल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व करने की, लेकिन अभी हमने केवल 10 ही डाला है, यानी कि पानी की कैपेसिटी से कम अभी हमने सोल्यूट डाला है, इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। ये अनसैचुरेटेड कब तक कहलाएगा? ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा 35 ग्राम्स ऑफ पानी तक, सॉल्ट तक। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 36 ग्राम की है। तो 35 ग्राम भी अगर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया है अपने 100 ग्राम पानी में, तब भी वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। देखो इधर, a maximum of 36 grams of common salt contains 36 grams of common salt in 100 grams of at 293 Kelvin. Suppose we now dissolve 25 grams of common salt at 293 Kelvin. 293 Kelvin मतलब क्या होता है भाई? 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हो तो उसको हम सेल्सियस में कैसे लेते हैं? 293 में से माइनस कर देना है आपको क्या? 273। तो कितना आ जाएगा? 3 - 3 0, 9 - 7 कितना होता है? 2, 2 - 2 कितना होता है? 0, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम जो है 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया है? 25 ग्राम कॉमन सॉल्ट अभी आपने ऐड किया है। द सोल्यूशन सो ऑब्टेन्ड विल बी अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें दिस इज बिकॉज वी कैन स्टिल ऐड या डिसॉल्व 11 ग्राम्स ऑफ मोर कॉमन सॉल्ट, क्योंकि हम 11 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट अभी और डाल सकते हैं उस पानी में। इन द सेम अमाउंट 10 ग्राम्स ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर पे ही, और 100 ग्राम पानी में ही। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि जिसमें कि और सॉल्यूट आ सकता है, अभी सॉल्वेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी हुई नहीं है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने वाली, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्यूट का जो नंबर होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो ज़्यादा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेशन पॉइंट तो एक पीक लेवल होता है ना, एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि उसके आगे और सॉल्यूट नहीं आ सकता है किसी सॉल्यूशन में, तो इसीलिए सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? थर्ड टाइप के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। क्या है भाई वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अब क्या किया है हमने? सपोज हमने जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे पानी वाला, कि ये हमने क्या लिया भाई? एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने 100 ग्राम पानी डाल दिया, ये लो हमने 100 ग्राम वाटर डाल दिया। अब 100 ग्राम वाटर डाला हमने, इसके बाद में इसमें हमने क्या डाल दिया? 37 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल दिया।
अब ये हो गई गड़बड़, क्यों? क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि 100 ग्राम पानी की क्षमता कितनी होती है, 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को डिजोल्व करने की होती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो इस 1 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट का होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस ये सॉल्ट जो है नीचे जा करके सेटल हो जाएगा। 1 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट जो हमने डाला है वो नीचे जा करके सेटल हो जाएगा। बाकी का जो 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट है वो तो पानी में डिजोल्व होने ही वाला है। लेकिन अब हमें इस चीज़ को देख के मज़े नहीं आ रही है। हम ये चाहते हैं कि ये 1 ग्राम सॉल्ट भी जो है ना ये सेटल ना हो, ये भी डिजोल्व हो जाए किसी तरीके से। तो फिर हम क्या करेंगे? अभी तक आपने देखा होगा कि हम जो भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी हम सोल्यूशन बना रहे थे, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, हम हमेशा एक गिवन टेम्परेचर पे ही कर रहे थे। यानी कि हम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर पर ही कई बार जो है ना बार बार सोल्यूशन बना रहे थे। एक काम करते हैं ना, इस टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जो हम पहले एग्जाम्पल ले रहे थे अपने क्लासरूम वाला, कि क्लासरूम में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी, 10 बच्चे बेचारे नीचे बैठे हुए थे। अब क्या करेंगे, गड़बड़ हो गई। एक काम करो, प्रिंसिपल सर को लेकर आओ। जैसे ही प्रिंसिपल सर क्लासरूम में एंटर करेंगे, जो बेंचेस पे बैठे बच्चे होंगे ना वो थोड़े से डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से बेचारे 10 बच्चों को नीचे बैठना पड़ रहा है। तो जैसे ही प्रिंसिपल सर क्लासरूम के अंदर घुसेंगे, वो जो 30 स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी बेंचेस पे बैठे हैं ना, वो क्या होंगे, थोड़े पास पास बैठ जाएंगे। यानी कि बेंचेस पे जगह आ जाएगी। और जैसे ही जगह बनेगी तो वो फ्लोर पे बैठे हुए जो 10 बच्चे हैं ना वो भी बेंचेस पे बैठ सकेंगे, है कि नहीं? अभी क्या हो रहा था कि हर एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठा था और बढ़िया फैल के बैठ रहा था कि यहाँ रख दी बॉटल, यहाँ रख दिया टिफिन, यहाँ रख दिया बैग, इधर पढ़िए नोटबुक्स। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल सर आए तो क्या करा, बच्चों ने जो बेंचेस पे बैठे हुए थे उन्होंने अपने सामान को समेटना शुरू किया और थोड़े से कम जगह लेकर के वो बैठ गए। तो जब वो अपनी बेंच पे जगह कम घेरेंगे तो बेंच पे जगह बन जाएगी, और जो जगह बनी है उस पे कौन आकर के बैठ जाएगा, वो बच्चे बेचारे जो कि फ्लोर पे बैठे हुए थे। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अभी तक जो हम एक ही एक टेम्परेचर की बात कर रहे थे, गिवन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, अब थोड़ा उस टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई ये जो हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब हम पानी में शक्कर या नमक घोलते हैं तो होता क्या है, देखो यहाँ पे कि ये रहा क्या, इधर देख लो, ये रहा क्या, एक कंटेनर। इस कंटेनर में क्या है, ये रेड कलर के पानी के पार्टिकल्स हैं। अब जो कि हमें पता है कि पानी कैसा है, अपनी लिक्विड फेज में है, लिक्विड स्टेट में है। और लिक्विड स्टेट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में कि लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, जिसके कारण लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, जगह होती है पानी के पार्टिकल्स के बीच में। और इसी जगह को घेरने का काम कौन करते हैं, नमक के पार्टिकल्स करते हैं। तो ये क्या किया हमने, अब हम ले आए क्या, नमक के पार्टिकल्स, और ये नमक के पार्टिकल्स कहाँ आकर के बैठ गए, पानी के पार्टिकल्स की जो बीच में जगह थी ना उसमें आकर के ये बैठ गए। ठीक है, तो जब पानी में शक्कर और नमक को जब हम घोलते हैं तो वो डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती क्या है, उस डिसोल्यूशन की प्रोसेस में हम बोलते हैं कि नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, उसको आकर के ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको घेर के बैठ जाते हैं। लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम बोलते हैं कि अब और जगह पॉसिबल नहीं है पानी के पार्टिकल्स के बीच में कि उसमें और कोई नमक आकर के डिसॉल्व हो पाए, नमक के पार्टिकल्स आकर के बैठ जाएं। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमने अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, सपोज इस सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, हीटिंग की प्रोसेस स्टार्ट करवा दी। तो जैसे ही मैं हीटिंग की प्रोसेस स्टार्ट करवाऊंगी, पानी के जो पार्टिकल्स होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, आप सब जानते हैं क्या होता है, पार्टिकल्स यहाँ वहाँ भगने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ये हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ा,
पार्टिकल्स ने, पानी के पार्टिकल्स ने इस हीट को अब्सॉर्ब कर लिया, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स यहाँ वहां मूव करने लगे। मूव करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और अगर दूर हुए इसका मतलब क्या कि उनके बीच की जो जगह थी, जो स्पेस थी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और एग्जैक्टली हमें उसी से तो मतलब था भाई, हमारा कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों बन रहा था, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में अब जगह थी ही नहीं कि उसमें फर्दर और नमक के पार्टिकल्स आकर के डिसॉल्व हो या बैठे। डिसोल्यूशन के प्रोसेस में होता क्या है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुसीबत इसलिए हो रही थी क्योंकि सॉल्वेंट या पानी के पार्टिकल्स के बीच में अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी कि फर्दर और उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स आकर के बैठे। तो हमने क्या किया, हमने जगह बढ़ा दी। कैसी जगह बढ़ा दी, पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को हमने इंक्रीज कर दिया, तो पार्टिकल्स यहाँ वहां तेजी से मूव करने लगे। जैसे ही वो तेजी से मूव करेंगे, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होंगी वो बढ़ जाएगी, और जहां जगह बढ़ी इसका मतलब क्या होगा कि जगह और मिल गई है सॉल्ट के पार्टिकल्स को, फर्दर और सॉल्ट के पार्टिकल्स आकर के उस नई बनी हुई जगह पे, नई बनी हुई स्पेस को आकर के ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यही होता है, जैसे कि हमने बोला कि हमने 100 ग्राम पानी में 37 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाला था। पानी की कैपेसिटी तो केवल 36 ग्राम को डिसॉल्व करने की थी। 36 ग्राम जैसे ही पानी ने डिसॉल्व करा, पानी हो गया क्या, सैचुरेटेड, यानी कि पानी के पार्टिकल्स के पास और जगह नहीं थी कि उस 1 ग्राम नमक के पार्टिकल्स को भी वो डिसॉल्व कर पाए। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये पूरा काम हम इनिशियली कितने टेम्परेचर पे कर रहे थे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कर रहे थे। अब हमने गिवन टेम्परेचर नहीं, अब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेकर के आए, एक हाई टेम्परेचर लेकर के आए, जिसके कारण पानी के पार्टिकल्स के बीच की जगह इंक्रीज हो गई। और जैसे ही पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह बनी, ये जो 1 ग्राम हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था ना सॉल्ट के पार्टिकल्स को, ये 1 ग्राम सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है उन्हीं नई बनी हुई जगह को जाकर के भर देंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जैसे ही 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम सॉल्ट जब उसमें जाएगा, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाएगा, वो 1 ग्राम सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने पानी की कैपेसिटी के बाहर, सॉल्वेंट की कैपेसिटी के बाहर उसमें हमने सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। हम अपनी जिद पे अड़ गए कि नहीं ऐसा कैसे, गलती से हमने 36 की जगह 37 ग्राम का सॉल्ट डाल दिया। तो पानी को भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि 1 ग्राम ही तो एक्स्ट्रा डाला है, कर ले थोड़ा सा एडजस्ट, डिसॉल्व कर ले उस एक्स्ट्रा 1 ग्राम सॉल्ट को भी, लेकिन पानी मानता ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, पानी को सबक सिखाने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया, स्पेसेस बढ़ गई, और इन स्पेसेस को, पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो नई स्पेसेस बनी है, उन स्पेसेस को आकर के ऑक्यूपाई कर लिया नमक के पार्टिकल्स ने, और वो 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक भी हो गया जाकर के डिसॉल्व। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड था भाई एट दिस टेम्परेचर, हमने तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि भाई क्षमता के बाहर भी हमने क्या कर लिया, आप बोल सकते हो कि सॉल्ट को या सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, अ सॉल्यूशन विच टेम्पररी कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल, यानी कि अपनी कैपेसिटी से बाहर, अपनी क्षमता के बाहर क्या करता है, वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। याद रखिएगा, यहाँ पे हम टर्म लेंगे कौन सा टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, हर किसी टेम्परेचर पे नहीं, गिवन टेम्परेचर पे नहीं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस पूरी डेफिनेशन में आपको ये वाला वर्ड दिखना चाहिए था कि टेम्परेरी का क्या मतलब होता है भाई, मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि सिर्फ टेम्पररी, यानी कि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ही सॉल्यूट को अपनी कैपेसिटी के बाहर जा करके जो है ना वो डिसॉल्व करवा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब टाइम आएगा तो वो उस सॉल्यूट को बाहर भी निकाल देगा। एग्जैक्टली, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसे ही होते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि पानी को सबक सिखाने के लिए हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्पेसिस बन गई, और इस स्पेसिस में हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा 1 ग्राम सॉल्ट भी जाकर के डिसॉल्व हो गया। लेकिन ये चीज होगी क्या, टेम्परेरी। पानी कभी तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, इस रूम टेम्परेचर पे आएगा,
पानी भी उसी समय का वेट करता है कि ठीक है बढ़ा लो हमारा टेम्परेचर, कितना बढ़ाओगे, कभी ना कभी तो ये हीटिंग बंद करोगे, और जब आप ये हीटिंग बंद करोगे तो पानी के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, दोबारा से कम हो जाएगी। यानी कि अभी तक तो पानी के पार्टिकल्स यहाँ वहाँ तेजी से मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम किया काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम हुई और पानी के पार्टिकल्स धीरे 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 मूव करने लगे, जिसके कारण उनके बीच की जो स्पेसेस थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 ग्राम सॉल्ट के पार्टिकल्स आकर के नई बनी हुई जगह पे डिसॉल्व हुए थे ना, उन पार्टिकल्स को पानी के पार्टिकल्स बोलेंगे कि अब आप निकल जाओ, क्योंकि आप तो बेवजह स्पेस बन गई थी इसलिए आ गए थे, लेकिन अब तो हमारे बीच की स्पेसेस कम हो रही हैं, तो अब आप निकल जाओ। यही होगा कि पानी के पार्टिकल्स के बीच की जैसी स्पेसेस कम होती जाएंगी, वो जो एक्स्ट्रा हमने सॉल्यूट डाला था ना वो वापस क्या बन जाएगा, अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट बन जाएगा या अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेरी वर्ड का यूज हुआ था कि केवल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही ये चीज पॉसिबल है कि कोई सोल्यूशन अपनी क्षमता के बाहर जो है ना सॉल्यूट को ऐड कर ले या डिसॉल्व करवा ले। जैसे ही वो स्पेसिफिक टेम्परेचर गया, गिवन टेम्परेचर आया, रूम टेम्परेचर आया, वैसे का वैसा क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था जाकर के वो सेपरेट आउट हो जाएगा एक क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो आपको एग्जैक्टली ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें आपको क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये क्रिस्टल्स कब बने हैं, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ही क्रिस्टल्स हैं कि पहले तो बड़े आसानी से जाकर के जो है ना सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक्स्ट्रा स्पेसेस में जाकर के बैठ गए थे, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस कम हुई, जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट थे ना वो बाहर आ गए, सेपरेट आउट हो गए इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये आपको सफेद सफेद क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सोल्यूशन है भाई, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये देखो यहाँ पे इनिशियली हमने क्या किया था, इनिशियली हमने सॉल्वेंट में या पानी में नमक को घोलने की कोशिश करी थी, फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि अब जो है ना फर्दर और नमक पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था। फिर इसके बाद में टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, नमक डिसॉल्व हो गया। जैसे टेम्परेचर कम किया तो इस तरह के देखो क्रिस्टल्स बन गए दोबारा, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिसॉल्व्ड नमक था वो बाहर आ गया क्रिस्टल के फॉर्म में। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। आप एक काम करो, एक ग्लास पानी लो, उस पानी में शक्कर को ऐड करते जाओ, शक्कर के क्रिस्टल्स और अच्छी तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो शक्कर को जो है ना आप डिसॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी, पानी का वॉल्यूम जो है ना चेंज मत करना, इनिशियली जितना भी वॉल्यूम आपने लिया है पानी का उतना ही लेके रखना। आपको क्या करना है, बस उसमें शक्कर ऐड करती जानी, ऐड करती जानी है। अल्टीमेटली आप देखोगे कि अब उस पानी में और फर्दर शक्कर ऐड नहीं हो पा रही है, और शक्कर जो है अल्टीमेटली नीचे जाकर के, ग्लास के नीचे जाकर के सेटल होती जा रही है। ठीक है, अब क्या करोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देना, गैस पे रख देना, टेम्परेचर बढ़ा देना। तो जब आप गैस पे रखोगे तो जो एक्स्ट्रा जो शक्कर नीचे जाकर के बढ़ गई थी ना वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह बन गई है, तो शक्कर के पार्टिकल्स उन जगह को जाकर के ऑक्यूपाई कर लेंगे और हम बोलते हैं कि वो शक्कर भी जाकर के घुल जाएगी। अब जब आपकी शक्कर घुल जाए ना तो उसको सबसे पहले गैस बर्नर से हटाना, रूम टेम्परेचर पे लेकर के आना, रूम टेम्परेचर के बाद उसको रख देना कहाँ, आप फ्रिज में। कम से कम आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ दो। जैसे ही आप बाहर निकालोगे अपने ग्लास को, आप देखोगे, फ्रीजर में मत रखना, नहीं तो पानी भी फ्रीज हो जाएगा। चुपचाप जाकर के फ्रिज में रख देना। जैसे ही आप 1-2 घंटे बाद निकालोगे बाहर तो आपको बहुत ही सुंदर शक्कर के क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी परफॉर्म करके देख सकते हो, बड़ा मज़ा आता है। आई सजेस्ट कि आप इसे ज़रूर करके देखें। ठीक है, तो भाई आज तो हमने बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ लिए हैं। मैनी सॉलिड्स, ये प्रिपरेशन है कि हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैसे बनाएं। मैनी सॉलिड सॉल्यूट्स आर मोर soluble at higher temperature than at lower temperature. Sometimes when the solution of such a solid prepared at higher temperature is allowed to cool quickly, all the solute remains dissolved. This happens even though it will not dissolve to that extent at the lower temperature.
Sodium acetate and sodium thiosulfate are two such compounds which readily form supersaturated solution. Honey is essentially a supersaturated solution of various sugars in water. हनी जो हम देखते हैं कि कितना थिक होता है, क्योंकि उसमें हम बोलते हैं कि पानी की क्षमता के बाहर उसमें कई टाइप की नेचुरल शुगर्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं, डिसॉल्व होती हैं. तो आज के इस सेशन में हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने अपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना डाला है, सॉल्वेंट की क्षमता के अंदर डाला है या उसकी क्षमता के बाहर डाला है या उसकी क्षमता के बहुत ही ज़्यादा बाहर डाल दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि फर्दर अपने अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि अपनी कैपेसिटी के बाहर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में लिमिटेड स्पेसेस होती हैं और उन्हीं लिमिटेड स्पेसेस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आकर के डिसॉल्व हो जाते हैं. उसी को हम डिसोल्यूशन की प्रोसेस कहते हैं. एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको इस पूरे ही सेशन में केवल एक ही एग्जाम्पल समझाया मैंने, किसका? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है. और ऐसा नहीं कि मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बोला है, एग्जैक्टली यही वैल्यूज होती हैं कि 100 ग्राम पानी में सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट ही डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिसोल्यूशन की प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली आप देखोगे कि अगर आपने 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट से और ज़्यादा नमक डाल दिया है तो वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा, यानी कि इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि जिसमें और फर्दर सॉल्यूट आ सकता है, यानी कि सॉल्यूशन जिसकी अभी मैक्सिमम लिमिट नहीं पहुंची है सॉल्यूट को ऐड करने की, अभी और सॉल्यूट आ सकता है. ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. और फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का तो कहना ही क्या है, ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं. हमेशा ध्यान रखना कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट होता है. रूम टेम्परेचर पे सब हम करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही हम करते हैं. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मियों के मौसम में जब हम बहुत सारे डिफरेंट शरबत पीते हैं तो हमेशा हमारी जो मम्मा है वो यही कहती हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में ही शक्कर घोलो. ऐसा नहीं है कि आपने पहले क्या करा, पानी लिया, ठंडा पानी लिया, उसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, अपना शरबत डाल दिया और उसके बाद में जाकर के आप शुगर उसमें घोलने की कोशिश कर रहे हो. ठंडे पानी में शक्कर घोलना मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू गर्म पानी. गर्म पानी में या रूम टेम्परेचर के पानी में शक्कर घोलना हमेशा आसान होती है. अब आपको शायद मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों मम्मा हमसे कहती हैं कि नॉर्मल फिल्टर के पानी में शक्कर घोलो, जल्दी घुल जाएगी. ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सॉल्यूशन का, जिसके कारण सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज एनर्जी हुई जिसके कारण पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागने लगे, जिसके कारण सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बन जाती हैं और इन्हीं नई नई बनी स्पेसेस को जो एक्स्ट्रा हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले हैं ना, वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट के पार्टिकल्स इन नई बनी हुई स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और एक्स्ट्रा सॉल्यूट भी जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा हमारे सॉल्वेंट में. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. लेकिन ये चीज़ भी कैसी होती है? टेम्पररी होती है, यानी कि जैसे ही आप अपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करोगे, दोबारा से उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर के आओगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, उनके बीच की स्पेसेस भी कम हो जाएगी और स्पेसेस कम हुई तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया था ना, वो बाहर निकल आएगा क्रिस्टल के फॉर्म में, सेपरेट आउट हो जाएगा क्रिस्टल्स के फॉर्म में. तो आपको कुछ इस तरीके के क्रिस्टल्स दिखाई देने वाले हैं. तो इसीलिए इसे हम टेम्परेरी कहते हैं. हम हमेशा जो है ना इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे अपने सॉल्यूशन को नहीं रख पाएंगे. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही हम अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर पाएंगे. इज दैट क्लियर? चलो, आज के सेशन के लिए इतना ही. बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. आई होप आप क्लासरूम एग्जाम्पल के साथ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को आपने रिलेट किया होगा. तो भाई इस सेशन के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के. तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड. साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.